हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल। आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे पवन के निक्षेपात्मक स्थल रूपों की। इससे पहले वीडियो में हमने पवन के अपरदन से बनने वाले स्थल रूपों की चर्चा की, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पवन के निक्षेपात्मक स्थल रूपों की कि पवन निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा कौन कौन से प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पवन की निक्षेपण प्रक्रिया के बारे में सामान्य परिचय। तो पवन अपनी अपवाहन प्रक्रिया के द्वारा चट्टानों के ढीले कणों को अपने साथ उड़ा करके ले जाता है, और जब पवन का वेग मंद पड़ जाता है या फिर पवन के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो उससे टकरा करके उसके साथ उड़ने वाले जो धूल के कण हैं, जो रेत मिट्टी के कण हैं, वो निक्षेपित होने लगते हैं, वो मलबा जमा होने लगता है। और उस मलबे के, उस रेत के कणों के निक्षेपित होने से मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भू आकृतियाँ या विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों का निर्माण होता है। और इस प्रकार के भूदृश्यों को पवन के निक्षेपात्मक भूदृश्य या निक्षेपात्मक स्थल रूप के नाम से जाना जाता है। और ये निक्षेपात्मक स्थल रूप कई प्रकार के हैं जिनका वर्णन हम आगे करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं पवन के निक्षेपात्मक स्थल रूपों की। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो निक्षेपात्मक स्थल रूप है पवन का, वो है बालू का स्तूप, जो कि रेगिस्तानी प्रदेशों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। और रेगिस्तानी प्रदेशों में पवन के द्वारा उड़ाई जाने वाले धूल के एक जगह पर इकट्ठा होने से या निक्षेपित होने से जगह जगह इस प्रकार के रेत के ढेर या टीले बन जाते हैं, और उन रेत के ढेर या टीलों को ही बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। और बालू का स्तूप एक इस प्रकार का भूदृश्य है जो निरंतर गतिशील रहता है, जो स्थायी नहीं होता। अर्थात बालुका स्तूपों की स्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि बालुका स्तूपों का निर्माण बालू या रेत के द्वारा होता है, और रेत काफ़ी ढीला होने की वजह से पवन के द्वारा आसानी से इधर उधर उड़ा लिया जाता है, और इधर उधर प्रवहित करने की वजह से बालुका स्तूपों की स्थिति और स्थान बदलते रहते हैं। यही कारण है कि बालुका स्तूप स्थानांतरणशील होते हैं या गतिशील प्रकृति के होते हैं। तो अब हम बालुका स्तूपों की बात करें तो बालुका स्तूपों को उनकी दिशा के आधार पर कि बालुका स्तूपों का निर्माण पवन के अनुरूप किस दिशा में हुआ है, उस आधार पर बालुका स्तूपों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप और दूसरा है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। जैसा कि नीचे स्लाइड में आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे लिखा हुआ है अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप और अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप। ये इस प्रकार के बालुका स्तूप हैं जिनका निर्माण पवन की दिशा के अनुवर्ती होता है। अर्थात जिस दिशा में पवन बह रही है, यदि बालू के निक्षेपण से बने हुए बालुका स्तूप भी पवन की दिशा में ही लंबे आकार में जमते हैं, लंबे आकार में बनते हैं, तो इस प्रकार के अनुवर्ती बालुका स्तूपों को अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप के नाम से जाना जाता है। और ये अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप काफ़ी लंबे तथा विस्तृत आकार वाले होते हैं, जिनकी लंबाई मुख्य रूप से पवन की दिशा में होती है। दूसरी हम बात करें अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों की, और दूसरा अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ का मतलब होता है आड़े, अर्थात ये बालुका स्तूप पवन की दिशा के समकोण स्थिति में बनते हैं या पवन की दिशा के आड़े रूप में इनका निर्माण होता है। और ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब पवन के मार्ग में कोई अवरोध उपस्थित हो, और ऐसी स्थिति में उस अवरोध के कारण पवन के साथ उड़ने वाली जो धूल है वो एक साथ निक्षेपित हो जाती है, और पवन की दिशा के आड़े प्रतिरूप में बालुका स्तूपों का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार के आड़े प्रतिरूप में बने हुए जो बालुका स्तूप हैं वो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के रूप में जाने जाते हैं। तो ये बालुका स्तूप थे। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रमुख स्थलाकृति की, और दूसरा जो महत्वपूर्ण रेगिस्तानी स्थल रूप है जो कि निक्षेपण प्रक्रिया से बनता है वो है बरखान।
और बरखान के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। तो बरखान रेगिस्तान के सबसे अधिक गतिशील वालुका स्तूप होते हैं और गतिशीलता अधिक होने की वजह से ही ये रेगिस्तान के प्रसार के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। हालांकि बरखान जो हैं वो अनुप्रस्थ प्रकार के ही वालुका स्तूप हैं। जो हमने वालुका स्तूपों को दो बड़ा वर्गीकरण देखा, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, तो उसमें बरखान अनुप्रस्थ प्रकार के ही वालुका स्तूप हैं, लेकिन अपनी विशिष्ट विशेषताओं के कारण इनका अलग महत्व है और इसी वजह से इनको अलग वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तो बरखान गतिशीलता की वजह से अपनी अलग से पहचान रखते हैं और बरखान जो वालुका स्तूप हैं वो अर्धचंद्राकार आकृति के वालुका स्तूप हैं, जिनका पवन के सम्मुख जो ढाल है, अर्थात जिधर से पवन आ रही है उस तरफ का जो ढाल होता है वो उत्तल होता है तथा धीमा होता है, जबकि पवन विमुख भाग का जो ढाल है वो अवतल प्रकार का तथा अपेक्षाकृत तीव्र होता है। तथा इन बरखान प्रकार के वालुका स्तूपों का जो अंतिम छोर है वो दो नोकों के रूप में पवन की दिशा में निकला हुआ रहता है, अर्थात जिधर की ओर पवन जा रही है उस दिशा में इस वालुका स्तूप के दो सींग के रूप में या दो नोक के रूप में उसके दो छोर आगे की ओर काफ़ी लंबाई में निकले हुए रहते हैं। और इस प्रकार के विशेष आकृति वाले जो वालुका स्तूप होते हैं इनको बरखान के नाम से जाना जाता है। तो ये बरखान और ये अत्यधिक गतिशील होते हैं क्योंकि पवन के द्वारा सम्मुख ढाल से रेत को विमुख ढाल पर स्थानांतरित किया जाता रहता है और यही कारण है कि ये बरखान निरंतर गतिशील रहते हैं और निरंतर आगे की ओर पवन की दिशा में बढ़ते रहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रमुख स्थल रूप की, और अगला प्रमुख स्थल रूप है उर्मिकाएँ। रेगिस्तानी क्षेत्रों में उर्मिका एक बहुत ही रोमांच पैदा करने वाला स्थल रूप है जो देखने में पर्यटकों को काफ़ी रोमांचित करता है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब मंद गति से बहने वाली जो पवन है वो अपनी गति के द्वारा रेत में लहरों का निर्माण कर देती है और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे सागर की लहरें दिखाई पड़ती हैं। तो उसी तरीके से रेगिस्तानी प्रदेश में भी रेत की लहरों का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार की जो स्थलाकृति बनती है उसे उर्मिका के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप नीचे चित्र में देख रहे होंगे तो रेगिस्तानी प्रदेश में ये विस्तृत जो रेत के क्षेत्र हैं, विस्तृत रेत के क्षेत्र में बहती हुई पवन के द्वारा इस प्रकार की लहरों जैसी आकृति का निर्माण हो जाता है और इसी प्रकार की लहरनुमा जो संरचना है, लहरनुमा जो आकृति या भूदृश्य होता है उसी को उर्मिकाओं के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अगले निक्षेपित स्थल रूप की, और अगला निक्षेपित स्थल रूप है लोयस। और लोयस पवन के द्वारा निक्षेपण से बना हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल रूप है और लोयस का निर्माण उस स्थिति में होता है जब पवन अपने साथ उड़ाकर लाए गए धूल कणों को, रेत के कणों को मरुस्थलीय प्रदेशों से काफ़ी दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर के निक्षेपित करती है। अर्थात जब पवन की गति मंद हो जाती है तो उसके साथ उड़ने वाले बारीक महीन रेत के जो कण हैं वो मरुस्थलीय प्रदेशों से दूरस्थ प्रदेशों में जमने लगते हैं या दूरस्थ प्रदेश में उनका निक्षेपण होने लगता है और इस प्रकार उस महीन कणों के जमने से बने हुए जो विस्तृत मैदान हैं वो लोयस के मैदान के नाम से जाने जाते हैं। और चूंकि लोयस का निर्माण महीन या बारीक रेत कणों से होता है इसीलिए तुलनात्मक रूप से ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं और कृषि की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। और इस प्रकार का जो निक्षेप है चीन के लोयस प्रदेश में पाया जाता है। इसी कारण से इस प्रकार के निक्षेपणों को विश्व के विभिन्न अलग अलग इलाकों में लोयस के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हैं पवन के द्वारा निक्षेपण से बनने वाली विभिन्न प्रकार के भूदृश्य थे जिनकी चर्चा हमने इस वीडियो में की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।